चलिए सब लोग सामने देखिए। कल हमने वास्तविक संख्याओं जिन जिन संख्याओं को हमने सीखा था उसमें एक बार उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। इधर देखिए सब लोग, कल हमने रियल नंबर में सबसे पहले जो सीखा था वो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले क्या सीखा था? अभी इधर ध्यान दीजिए, बैठ जाइए। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं को सीखा था और हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं गणना में प्रयोग की जाती हैं और जहां से गणना करना स्टार्ट होता है वहीं से प्राकृतिक संख्या भी शुरू होती है। तो गणना की स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक की जो संख्या होगी उसको हमने नेचुरल नंबर बोला था। और दूसरी बात हमने बोला था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर को हमने W से लिखने नेचुरल नंबर का N से संकेत और होल नंबर का W से इसका संकेत हमने आपको बताया। पूर्ण संख्या में क्या होगा भाई? प्राकृतिक संख्या में अगर 0 भी शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमने बताया था कि ये सभी क्या हैं? ये पूर्ण संख्याएं हैं। उसके बाद हमने कहा था पूर्णांक के बारे में। इंटीजर, जिसको हमने किससे लिखा था? Z से। पूर्णांक में एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक में 1 से लेकर के अनंत तक और ऋणात्मक पूर्णांक में माइनस अनंत से लेकर के -1 तक। ठीक है, इस तरीके से धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। एक इसमें छूट रहा था शून्य, जिसको हमने उभयनिष्ठ पूर्णांक बोल दिया था। उभयनिष्ठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि 0 को चाहे प्लस में लीजिए चाहे माइनस में, किसी के मान में परिवर्तन नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए आप कोई भी चीज ले लो, जैसे मान लो 5 में हम +0 जोड़ दें और 5 में हम -0 जोड़ दें, चाहे जो करोगे आप 5 ही आएगा दोनों स्थितियों में। इसलिए 0 का प्लस माइनस होना कुछ मायने ज्यादा नहीं रखता है। समझ गए? तो इसीलिए इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में रखा गया, इसीलिए इसको उभयनिष्ठ पूर्णांक हम बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी पॉजिटिव में जरूरत पड़ती है तो इसको पॉजिटिव में रखना, नेगेटिव में जरूरत पड़ती है तो नेगेटिव में रखेंगे। इस तरीके से पूर्णांक हो गए थे। और उसके बाद हमने आपको बताया था परिमेय संख्या के बारे में। क्या बताया था भाई? परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जिनका हर 0 नहीं होता और अंश और हर पूर्णांक होते हैं। इतनी बातें अगर किसी संख्या में लागू होती हैं तो वो संख्या क्या बन जाती है? परिमेय संख्या बन जाती है। और परिमेय संख्या में हमने कहा था कि ये सारे नंबर्स परिमेय संख्या में आ जाते हैं। इनके अलावा और बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको हम बताएंगे। ये सारे नंबर मतलब माइनस अनंत से लेकर के 0 प्लस अनंत तक जितने भी पूर्णांक दिखेंगे सारे के सारे क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। साथ ही साथ 0 और 1 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं। 1 और 2 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो वो क्या है? 0 और 1 के बीच में 1/2 होता है, 1/3 होता है, 1/4 होता है। ये सब 0 और 1 के बीच में है, बहुत सारी हैं। इतने नहीं है, बहुत सारी संख्या 0 और 1 के बीच में है और 1 और 2 के बीच में, ऐसे ही सभी संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। समझ गए? तो कुल मिला के आपको यह समझना है कि इनके अलावा, पूर्णांक के अलावा ये सभी नंबर्स भी आपकी परिमेय संख्या में आती है और यही चीज माइनस में भी होता है। तो इस तरीके से परिमेय संख्या में लगभग
सारी संख्याएं आ जाती हैं, कुछ को छोड़कर जो परिमेय नहीं होती हैं। जो परिमेय नहीं होती है वो कौन होती है? हमने कहा वो होती है भैया रूट के अंदर ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, जिसका वर्गमूल ना निकलता। √2, √3, √5, √7, ऐसी ही बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनका रूट नहीं निकलता है, और वो करनी के अंदर अगर आती हैं, रूट के अंदर आती हैं, तो उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो कुल मिला के परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या, उनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या में सभी नंबर्स आ गए, और ये सभी नंबर्स कौन है? रियल नंबर है ना। और ये भी अपना क्या है? रियल नंबर है। परिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय में सब आ गया, और जो बचा था वो अपरिमेय में आ गया। इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या इन्हीं दोनों से बनती है, परिमेय, और जो परिमेय नहीं होता है उनको हम अपरिमेय बोलते हैं। दुनिया में यही दो प्रकार की संख्या होती है बस, और कुछ नहीं। अगर आप परिमेय कहे तो परिमेय में ये सब आ जाएगा, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सब कुछ। और जो बच गया मतलब रूट वाली ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल ना निकलता हो, उनको हम किसमें रख देते हैं? अपरिमेय। मतलब वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है। काम खत्म। दुनिया में यही दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, परिमेय या तो अपरिमेय। अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है। फिर उसको आप चाहे पूर्ण संख्या बोलो, चाहे पूर्णांक बोलो, चाहे प्राकृतिक संख्या बोलो, एक व्यक्ति के एक से अधिक नाम भी होते हैं, बस वही कंडीशन यहाँ लागू होती है। ठीक है, तो कुल मिला के आप रियल नंबर को इन दो प्रकार की संख्याओं के रूप में जानना, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, आज हम सीखेंगे, कल हमने आपको कहा था कि ये तो भैया दशमलव इसमें कहीं नहीं दिख रहा ना। अगर दशमलव के रूप में संख्याएं आ जाएं तो फिर हम उनको कैसे पहचानेंगे? चलो उस पर बात कर लेते हैं। यहां तक बात कल हो गई थी, कल की क्लास में। ठीक है, आज हम देखेंगे दशमलव के रूप में अगर संख्याएं आ जाती हैं तो हम उनको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि सवाल बनता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, वो दशमलव के रूप में लिखी रहेगी। ठीक है, तो उनको पहचानना बड़ा जरूरी हो जाता है। हम सीखेंगे सबसे पहले संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार वो भैया दो होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। तो संख्याएं शांत दशमलव प्रसार की होंगी, या इस प्रकार की होंगी, या तो अशांत दशमलव प्रकार की होंगी। अब शांत में कौन आएगा, अशांत में कौन आएगा? शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें भागफल पूरी तरह से चला जाए, भागफल, या फिर भाग देते वक्त शेष शून्य हो जाए। इतना आप जानना, बहुत सीधी सी बात है कि जैसे मान लो 1/2 है ना, 1/2 है, 1/2 में जब हम डिवाइड करेंगे 2 का 1 में, तो भाग कितना आएगा? 0.5 आएगा, इसके आगे कुछ नहीं। 0.5 के बाद जो शेष आता है वो 0 हो जाएगा। करके हमें दिखा देता हूं। 1 में हम भाग देंगे किससे? 2 से। तो अंदर संख्या कम है, 0 बढ़ाओ, है ना। अब दशमलव बढ़ा के पहले 0 बार लेके जाते हैं, यहाँ 1 आ गया, अब ये कम है, दशमलव बढ़ाओ, 0 आया, अब कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। और काटोगे तो शेष कितना आ गया? 0 आया ना, शेष 0 आया।
तो जिन संख्याओं में शेष शून्य आ जाए भाग देने के बाद, उनको हम शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या कहते हैं। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। 1/2 है, 3/8 है, 7/40 है। बहुत सारी संख्याएं इस टाइप की हैं जिनको हम शांत दशमलव प्रकार की संख्या कहते हैं। अशांत में कौन आएगा? जिनमें भाग दिया जाए शेष कभी शून्य ना आए। जिनमें भाग दिया जाए शेष कभी शून्य ना आए। जैसे 1/3 है, 1/3 में आप भाग देते रहो, 0 हमेशा 3 आता रहेगा। हमेशा क्या आता रहेगा? 3 आता रहेगा। 0.3333 इस तरीके से हमेशा आता रहेगा। तो ये अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होगी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी ये हो जाएगा कि इधर जो केवल 3 रिपीट हो रहा है ना, कोई एक संख्या रिपीट होने लगे। एक संख्या मतलब अंकों का समूह रिपीट होने लगेगा। यहां केवल एक अंक रिपीट हो रहा है, 3 अंकों का समूह का। कभी कभी ऐसी संख्या मिल जाती है 1.57 इस तरीके की संख्याएं आपको मिलेगी। तो ये भी अशांत है। अशांत क्यों है? क्योंकि 5-7 अब आता रहेगा, हमेशा आता रहेगा। ऐसी बहुत सारी अंकों का एक समूह रिपीट होने लगता है। 8-8, 10-10 अंकों का समूह रिपीट होने लगता है। सवाल मिलेंगे आपको, दिखाया जाएगा। ठीक है। तो कुल मिला के अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या में शेष कभी भी शून्य नहीं आएगा और शांत वाले में शेष शून्य आ जाता है। अशांत प्रकार की संख्या में 2 तरह की संख्याएं होती हैं। एक क्या होती है भाई? एक होती है दशमलव के बाद कोई एक अंक या अंकों का समूह रिपीट होने लगता है। एक तो ये हो जाती है जिनको हम कहते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। और एक संख्या ऐसी होती है जिसके बाद, मतलब दशमलव के बाद, ना तो कोई अंक रिपीट होगा, ना तो अंकों का समूह रिपीट होगा। मतलब कोई रिपीटेशन नहीं, कोई रेगुलरिटी नहीं। जैसे मान लो 5, 3, 8, डबल बार 3, 8, 3 बार 3, 8, 3 बार 3, 8 इस तरीके की भी संख्याएं मिलती हैं। आगे फिर 4 बार 3 आ जाएगा 8, फिर उसके बाद 5 बार आ जाएगा 8। तो इस तरीके से इसमें देखो 3 बार रिपीट लगातार नहीं हो रहा है, ना तो 8 हो रहा है, ना तो 38 हो रहा है। देखो 38, फिर इधर क्या आ गया? 33 आ गया। ना तो 383 हो रहा है, देखो 383, लेकिन इसके बाद देखो 338 आ गया। बराबर रिपीट नहीं होगा। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं इनको कहा जाता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती अशांत अनावर्ती इसको बोला जाता है अनवसानी अनावर्ती भी बोला जाता है। अनवसानी अनावर्ती भी बोला जाता है। तो इस तरीके से कुल मिला के दशमलव के रूप में 3 तरह की संख्याएं आपको मिलने वाली है। एक तो शांत की मिलेगी, दूसरा अशांत आवर्ती मिलेगी और अशांत अनावर्ती मिलेगी। ये 3 तरह की संख्याएं मिलती हैं और तीनों तरह की संख्याओं में किसको हम परिमेय कहेंगे, किसको हम अपरिमेय कहेंगे। अपरिमेय सिर्फ इस प्रकार की जितनी संख्याएं बनती हैं उनको बोला जाता है अपरिमेय। दशमलव के रूप में अगर आ जाए तो। और ये दोनों, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों क्या हो जाती है भाई? दोनों बन जाती है परिमेय। जैसे 1/2 शांत है, ये परिमेय संख्या होगी। और 0.333 इसको एक प्रकार से और लिखा जा सकता है 0.3 के ऊपर बार लगाया जाता है। 3 के ऊपर बार का मतलब 3 बार आया है।
तो पहचानने के लिए आप समझ लो, जब कभी दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो, निश्चित का मतलब आगे डॉट नहीं लगा रहेगा, संख्या के ऊपर बार नहीं लगा रहेगा, तो फिर संख्या, अंकों की संख्या क्या हो गई, निश्चित हो गई। जैसे कभी कभी ऐसे लिख देगा 0.5732 इतने अंक हैं, लेकिन उसके बाद ना तो डॉट लगा है ना तो बार लगा है। लगा है इसके आगे कुछ नहीं लगा है, 1 2 3 4 5 अंक हैं दशमलव के बाद, तो इनको हम शांत दशमलव प्रकार की संख्या कह देंगे। लेकिन अगर ऐसी संख्या लिख दी गई 0.3875 75 के ऊपर बार लगा दिया गया, तो फिर ये शांत नहीं रह गई, शांत नहीं रह गई तो ये अशांत हो जाएगी। लेकिन अशांत में कौन होगी, आवर्ती की अलावर्ती, आवर्ती होगी, क्योंकि अब 75 का रिपीटेशन आगे बराबर होगा, 75 का क्या होगा, रिपीटेशन आगे होने वाला है, आवर्तीकरण इसका होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा लिख दे भैया कि 0.383838 3-4 बार लिखने के बाद फिर डॉट लगा दे, क्या लगा दे भाई, डॉट लगा दे। अगर डॉट लगा देता है तब भी आप समझना कि आगे भी 383838 आने वाला है। इसका मतलब इसमें भी निश्चित अंकों की संख्या नहीं है दशमलव के बाद, तब भी ये क्या हो जाएंगे, अशांत। भाई 38 का रिपीटेशन हो रहा है, आवर्ती, आवर्ती का मतलब बार बार आना, अंकों का बार बार आना, अंकों के समूह का बार बार आना, कुछ भी आपको दिखता रहे तो उनको हम कह देंगे भैया अशांत आवर्ती प्रकार की संख्या। लेकिन जब ये कंडीशन बन जाए, ये वाली, ये कंडीशन कैसे बनेगी, इसको लिखा जा सकता है 0.01, ऐसा भी लिखा जा सकता है, जब 0.01, 3 बार 0.1, 4 बार 0.1। और अगर यहां ऐसे लिख के छोड़ दिया, ये भी बात समझ लो, अगर दशमलव के बाद रूप तो दे दिया अपरिमेय संख्या वाला, लेकिन ना तो बार लगाया ना तो आगे डॉट लगाया, तो इनको आप क्या कहोगे, ये शांत दशमलव प्रकार की संख्या बन गई। क्यों बन गई भाई, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यही 14 अंकों के अलावा और कुछ नहीं है, आगे कोई संभावना भी नहीं है कि हो। तो ये शांत, अभी शांत है, अभी शांत प्रकार की संख्या है। लेकिन जैसे ही इसके आगे क्या लगा दिया गया, डॉट लगा दिया गया, तो फिर क्या होगा भैया, ये बन गई अपरिमेय संख्या, जिसको कहा जाता है अशांत अनावर्ती, है ना। इसमें ना तो किसी अंक का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, ना तो किसी अंकों के समूह का, एक से अधिक अंकों का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो कुल 3 प्रकार की संख्याओं को हमने देख लिया कि दशमलव के रूप में कैसे दिखेंगी, कि हम उनको परिमेय और अपरिमेय बोलेंगे। सवाल पूछेगा, 100% पूछेगा, इतना आप समझ लो। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, दशमलव के रूप में दे देगा, रूट के रूप में दे देगा। तो सबको हमने बता दिया कि भैया रूट के रूप में ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल ना निकलता हो उनको अपरिमेय बोलेंगे, और दशमलव के रूप में ऐसी संख्या जिनमें दशमलव के बाद अंकों का कोई रिपीटेशन ना हो, ना तो अंकों की संख्या निश्चित हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। बाकी सबको हम क्या कहेंगे भाई, परिमेय संख्या कहेंगे। तो अभी तक इतनी जानकारी में किसी भी बच्चे को कोई डाउट लग रहा है कि सर अगर ऐसा मिल गया तो हम क्या कहेंगे, तो उसके लिए आपको पूछ लेना है। बोलिए, हमने 3 तरह की संख्याएं पढ़ी, शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, जिसमें शांत और अशांत आवर्ती, शांत और कौन, अशांत आवर्ती, इन दोनों को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। शांत कैसे दिखेगी, दशमलव के बाद निश्चित अंक दिखेंगे, ना तो डॉट दिखेगा ना तो बार दिखेगा, तो वो शांत हो गई, वो निश्चित रूप से परिमेय होती है। अशांत आवर्ती भी परिमेय होती है, और ये कैसे दिखेगी, दशमलव के बाद अंकों का या फिर अंकों के समूह का रिपीटेशन दिखेगा। वो बार के रूप में दिख सकता है, वो डॉट के रूप में भी दिख सकता है, तो उस समय अशांत आवर्ती, और उसको भी हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद अशांत अनावर्ती जो होता है, सिर्फ इसी को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, और ये दिखने में ऐसा कुछ रहता है।
1 अंक रहेगा, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, इस तरीके से। तो अब अगर दशमलव के रूप में संख्याएं आ जाती हैं तब भी आपको परिमेय अपरिमेय पहचान देना है। समझ गए? ये सारी चीजें 9 की चीजें हैं, और 9 में और बहुत सारी चीजें थी जिनको आपने सीखा है कि अगर भिन्न के रूप में रहता है तो बिना भाग दिए, बिना दशमलव के रूप में किए कैसे हम पहचानते हैं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय, या फिर शांत दशमलव प्रकार की है कि अशांत दशमलव प्रकार। इसको भी पहचानने का तरीका आपको बताया गया होगा 9 में। तो अब ज़्यादा हम वहाँ नहीं चलते हैं, अब आ जाइए अपने सिलेबस पे। अगला पॉइंट हमें पढ़ना है 10 में भैया, ठीक है? इसको लिखोगे क्या? इसको लिख लो सेपरेट, अगर लिखना है तो अच्छी चीज़ है, सवाल बनेगी इसमें, एक प्रश्नावली इसी पर है, उसमें यही सब पूछा जाएगा, कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये एक नियम है, विभाजन का नियम है। वो कैसा नियम है? उसमें 2 धनात्मक पूर्णांक इस तरीके से हों, अगर आपके पास 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, जैसे इधर देखो, धनात्मक पूर्णांक में कुछ भी हो सकता है, 5 ले ले और 3 ले ले, है ना? 5 और 3 ले लेते हैं, तो इसमें 2 ऐसी संख्याएं निश्चित रूप से उपस्थित होती हैं जिससे आपको ये पता चलता है, जैसे मान लो कौन सी संख्या उपस्थित है उनको देखो आप पहले। अगर हम विभाजन नियम इसमें लगाएं, अर्थात 5 में 3 का हम कर देते हैं भाग, तो विभाजन हो रहा है ना विभाजन। उसके बाद क्या होगा? विभाग करो, 3 का नम 3 और 2। ध्यान से देखो तो 2 संख्या और हमें मिली, कौन सी? 1 और 2। तो 1 और 2 इस प्रकार से उपस्थित होती हैं कि 3 गुणे 1 प्लस 2 बराबर 5, ऐसा होता है। मतलब हमने 3 और 5 को लिया था और उसके विभाजन में 2 संख्या और निकल के आई, 1 और 2। वो इस प्रकार से उपस्थित होती हैं कि 3 गुणे 1 प्लस 2 बराबर 5, हमेशा यही होगा, ये निश्चित है। तो अगर मैं उन संख्याओं को क्या माने भाई? ए और बी मान ले। क्या मान ले? ए और बी मान लेते हैं। तो ए और बी की स्थिति में क्या होता है भैया? ए और बी की स्थिति में हम 5 को ए मान रहे हैं और 3 को क्या मान रहे हैं? 3 को हम बी मान रहे हैं। तब कैसा रूप बनेगा? अगर हम ए में बी का भाग करेंगे तो ए बराबर, या फिर यहां 3 को हमने क्या माना है? बी, और 1 को हम क्यू मान लेते हैं भागफल के रूप में, सॉरी क्यू लिखिए, ठीक है? क्यू और प्लस में ये आर रिमाइंडर शेषफल है, इसको हम आर लिख देते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा? 5 को हमने क्या माना है? ए माना है। तो बस प्रमेयिका में आपको दिखाने के लिए ए और बी, क्यू और आर लिया है, लेकिन काम वो यही करता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, आपने सुना? वही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, सेम टू सेम वही चीजें है, कुल मिला के उसको सब अक्षरों के रूप में लिखा गया है। ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक अगर आपके पास हैं तो उसमें क्यू और आर इस प्रकार से निश्चित होते हैं, मतलब उपस्थित होते हैं कि बी क्यू बराबर आर बराबर ए होता है, बी क्यू प्लस आर बराबर ए होता है, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां एक बात और आगे जो निश्चित होती है, जहां जो आर है, आर रिमाइंडर हमेशा 0 या उससे बड़ा, 0 या उससे बड़ा, और बी मतलब आप इसको भाजक कह सकते हैं। बी क्या है? बी भाजक है, चलो हम लिख ही देते हैं, बी भाजक है, ए भाज्य हमने लिखा है, और क्यू जो है ना, क्यू ये भागफल है। क्या है भैया? भागफल है, और आर जो है वो शेषफल है। तो हम क्या लिखने वाले हैं कि जो शेष आता है, भाग देने पे जो शेष आएगा वो हमेशा या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, लेकिन कहां तक? 0 से बड़ा
लेकिन 3 से हमेशा छोटा ही रहेगा। हम करके दिखा देंगे। शेष हमेशा कितना आता है, शेष वही आएगा जो 3 से छोटा। जब यहाँ संख्या बच जाती है उसी को हम शेष कहते हैं ना। 3 से छोटी संख्या यहाँ बची तो उसको हम शेष कह देते हैं। या तो फिर जब भाग पूरी तरह से चला जाता है तो शेष 0 होता है। तो 3 से छोटा मतलब भाजक से छोटा। भाजक कौन है, भाजक b है। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा जहां r जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर, r मतलब शेष 0 के बराबर या उससे बड़ा रहेगा, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा। b से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इस तरह से कहती है भैया कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक। कैसे पूर्णांक भाई, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है तो धनात्मक पूर्णांक आप लेना, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर तथा b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। r जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर लेकिन b से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अगर हम a को क्या लिखें, भाज्य लिखें, a को भाज्य लिखें तो ये हो जाएगा भाज्य बराबर b को हम भाजक लिखें तो भाजक गुणे q भागफल धन में शेष। बस यही होता है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात समझ गए। इसमें बस इतना आपको समझना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या यही है। क्या है भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। उसमें आपको ये भी समझ लेना है कि शेष समझ क्या लेना। हम लोग जानते हैं भाई शेष वही बचेगा जो भाजक से छोटा होगा। कोई भी भाग आप दे के देख लो, शेष वही बचेगा जो भाजक से छोटा हो या फिर भाजक के बराबर हो। यहां पे देखो बराबर होगा तो 0 शेष बच जाएगा, बराबर होगा तो 0 शेष बच जाएगा। अगर छोटा है तो वही शेष हो जाता है। कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे हम ले लेते हैं 23 में आप 5 का भाग करो तो ये हो जाएगा 5 चौ 20, ये 3 आ गया। 5 से छोटा है कि नहीं है, तो शेष हमेशा क्या आएगा, भाजक से छोटा। भाजक 5 है, 5 से छोटा। या फिर अगर इसके बराबर है, जैसे अगर यहाँ 5 होता तो एक बार भाग और चला जाता है ना। जहाँ 4 बार है, जैसे यहाँ 5 आएगा, अगर घटाने पे यहाँ 25 होता, यहाँ 20 आया है तभी तो 5 आएगा। तो जब यहाँ 25 होता तब तो एक बार फिर चला जाता ना। जब एक बार फिर जाता तब शेष कितना आ जाता, जैसे यहाँ 25 होता तो ये 5 बार चला जाता, 5 बार जाता तो यहाँ शेष कितना आता, 0 आता है ना। तो यही बात आपको समझना है कि शेष या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा ही रहेगा। इसीलिए यहां लिखा गया है कि जो रिमाइंडर है, जो शेष है, वो 0 या उससे बड़ा रहेगा, लेकिन b मतलब भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। ये कौन कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग एक एल्गोरिदम पढ़ने में हम इसका प्रयोग करेंगे, जिसको कहा जाता है यूक्लिड, क्या बोला जाता है भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, इसको पढ़ने में हम किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। और बहुत आसान चीज होती है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अब एल्गोरिदम कैसे लिखना है भाई, कैसे आप करोगे, सब कुछ आपको डिटेल में समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक अगर बात आपके समझ में आ गई हो तो इसमें कुछ आपको लिखवाना है, थोड़ा सा उसको आप लिख लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा और इसका प्रयोग कहाँ करेंगे वहां लिख लेना। तो लिखिए जरा इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आप हेडिंग डालेंगे
लिखिए इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी दिए रहने पर दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं लिखना, पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान रहती हैं कि अब आप इसको लिख लेना कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R 0 या उससे बड़ा तथा B से छोटा होता है। ये चीज लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। समझ गए? अब आगे लिखो यदि A बराबर भाज्य B बराबर भाजक, Q बराबर भागफल तथा R बराबर शेषफल माने तो इसको लिख लेना भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल हमेशा होता है। अब आगे लिख लो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सामने लिखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हल करने में किया जाता है। अब ये कैसे होगा उसको हम करेंगे, ठीक है। अब इनका प्रयोग करके हम सवाल आपका कैसे बनेगा ये अगली क्लास में देखेंगे हम लोग। 2 क्लास में तो परिचय ही चला है अच्छे से। इतना मान के चलना कि ये 90 मिनट अगर आप पढ़ लिए कायदे से तो मुझे लगता है कि संख्या पद्धति में बहुत कुछ आपको ये 90 मिनट सिखा देगा। कल का 45 मिनट, आज का 45 मिनट, ये 90 मिनट आपको संख्या पद्धति में बहुत कुछ सिखा देगा। समझ गए? तो इस तरीके से कुल मिला के आज की क्लास में यहीं तक रखिए। अगली क्लास में हम अब इस पर सवाल कैसे बनेंगे उन सवालों को देखेंगे।